सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं। सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं, सो उसके शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं। नमस्कार, आदाब। मैं धनंजय कुमार, आपका दोस्त ओरिजिन ऑफ इंडियन थिएटर के अगली पड़ाव में आप सबों का स्वागत करता हूँ। पिछले क्लास में मैंने व्यावसायिक रंगमंच के बारे में कुछ बम्बई रीजन यानी मुंबई, मद्रास रीजन और थोड़ा सा कोलकाता का चर्चा किया। आइए आज हम महाराष्ट्र, बंगाल और कोलकाता रीजन में व्यावसायिक रंगमंच की जो परंपरा थी उसमें क्या क्या खामियां थे इसके बारे में कुछ चर्चा करेंगे और फिर क्या क्या नई किरणें या नई उम्मीदें थी उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि व्यावसायिक रंगमंच जो था, इस व्यावसायिक रंगमंच में मूलतः जो व्यवसाय करने वाले थे रंगमंच के, उसके जो मालिक हुआ करते थे, उन्हें दूर दूर तक थिएटर या रंगमंच से कोई लगाव नहीं होता था। उन्हें इस विधा की नुएंसेस जो होते हैं, इस विधा की जो मूल कड़ी होती है, वो उनके बारे में उन्हें कुछ पता ही नहीं होता था। जब आपको किसी काम के अंदरूनी चीज़ें, अंदरूनी बातों के बारे में जब आपको नहीं पता होगा तो आप सहजता से वो काम नहीं कर पाएंगे। और वही स्थिति इस व्यावसायिक रंगमंच में भी देखने को मिला। कहने को तो 25 वर्ष तक, 25 से 35 वर्षों तक व्यावसायिक रंगमंच बढ़ते रहा, लेकिन अगर कही जाए तो काम कुछ नहीं बढ़ा। क्यों नहीं बढ़ा? कई बार नहीं समझ आया, संस्कृत शब्द डाले गए उसमें पद डाले गए, फिर गद्य भी आए, ऑडियंस को समझ नहीं आया, एज एन एक्टर जो परफॉर्मेंस कर रहा है उसे समझ नहीं आ रहा है। जब ऐसी स्थिति में समझ नहीं आ रहा है प्ले क्यों हो रहा है, फिर भी ना जाने वो गाने डाल देते थे उसमें। जब टेक्स्ट या थीम कुछ तो ऐसा समझ नहीं आ रहा तो जहाँ कुछ हो गाने। आप ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे बिहार के भोजपुरी सिनेमा में कहानी, उसके जो थीम होते हैं, जो स्टोरी लाइन होते हैं, जब उनके थीम कमज़ोर पड़ने लगते हैं, वो अपनी बात एक मर्यादित ढंग से कह नहीं पाते हैं, तो वो अश्लील गानों की भरमार आपको उनका एक गानों का उन्माद परिवेश दिखेगा, जो हर 5-10 मिनट में उनकी उन्मादकता छलक जाती है उस फिल्मों में। और एक पूरी फिल्म में, 3 घंटे की फिल्म में लगभग 10 से 25 गाने मिल जाएंगे। सामान्यतः 10 से 15 गाने आपको भोजपुरी फिल्मों में मिल जाएंगे। ठीक ऐसा ही कुछ हालत इन पारसी रंगमंचों के साथ हो गया था कि जब कुछ समझ ना आए, जब कोई थीम ना हो और कहने में असमर्थ हो, तो राइटर सबसे पहले एक डांस के लिए गाने लिख देता था और वो गाने चलते रहते थे। इसलिए बिना काम के ज़बरदस्ती उसमें गाने पेश किए जाते थे, ज़बरदस्ती ठेले जाते थे, उसमें गाने डाले जाते थे। इससे उसकी गुणवत्ता जो है वो लगातार दिन प्रतिदिन घटने लगे और लेखक को पूर्णतः आज़ादी नहीं मिलता था, क्योंकि उस पर मालिकाना हक उसके जो मेन मालिक होते थे उनका होता था। ऑथर, डायरेक्टर, एक्टर, इंस्ट्रूमेंटल बजाने वाले जो होते थे, ये सारे लोग का कोई पूर्णतः अधिकार नहीं होता था। तो ये लोग पूर्णतः अपनी बात, अपनी राय नहीं रख पाते थे और मालिक के अंडर में रह के उनके कहे अनुसार काम करते थे। और बस एक ही परिप्रेक्ष्य होता था, अधिक से अधिक दर्शक नाटक देखे, एंटरटेन करे, उससे कुछ पैसे आए और मालिक को आमदनी हो और इन सभी लोगों का जीवन यापन चले। ऐसे स्थिति में चीज़ें संदर्भित ना होकर, प्रस्तुतिकरण में अच्छाई ना होकर बनावटी होने लगी। पौराणिक चीज़ों में भी वास्तविकता जो था वो उससे वो दूर हटने लगी। जब कोई चीज़ अपने रियलिटी से दूर हटने लगते हैं तो समझ लीजिए कि आप पतन की ओर बढ़ रहे हैं। जब आप अपनी आत्मीयता और मौलिकता से दूर होने लगते हैं तो आप अपने लक्ष्य में आगे की ओर ना होके पीछे की ओर बढ़ने लगते हैं। ठीक ऐसा ही स्थिति पारसी रंगमंचों के साथ हुआ है। इसके अलावा भी कई और अपवाद हैं, जैसे
स्वीकारना अस्वीकारना जैसे अनेक विवाद हैं, जिसे चर्चा करना यहाँ पे ठीक भी नहीं है। आगे अगर हम व्यापारिक रंगमंच की बात करें तो मोहम्मद पीर या एक पृथ्वीराज एक गुब्बी कंपनी प्रस्तुत कर रहा है, जिसमें अभिनय की दृष्टि से वो लोग जीनियस हुआ करते थे। अपनी परफॉर्मेंस जैसा कि पृथ्वीराज के समकालीन समस्याओं में मार्मिक नाटक का प्रस्तुतिकरण होता था। इसके अलावा हम देखते हैं कि धीरे धीरे नाटकों में एक पौराणिक धारा थी, जिसमें जैसे सत्य हरिश्चंद्र हो, मेलोड्रामा जैसे चल रहा हो या कोई मॉरल प्ले चल रहा हो, उसके जो अभिनेता होते थे या नायक होते थे वो बहुत हद तक कुशल अभिनेता होते थे, कुशल एक्टर होते थे, कुशल परफॉर्मर होते थे, चाहे वो म्यूजिकल हो, चाहे वो म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले हो, चाहे वो डांसर हो, चाहे वो अनाउंसमेंट करने वाले हो। लेकिन धीरे धीरे व्यावसायिक रंगमंच अपनी स्वाभाविकता जो है, सहजता वो खोने लगा, रियलिटी से दूर होने लगा और कहते हैं अपनी मौत की ओर अग्रसर होने लगा। 1814 में जो स्थापित हुआ था गुब्बी कंपनी, सॉरी इस बुक में शायद मुझे लगता है यह गलत लिखा हुआ है, ये 1884 होना चाहिए आई थिंक, हाँ 1884 होना चाहिए, 1814 हो ही नहीं सकता किसी लॉजिक से। 1853 ये सब के बाद ही उधर रीज़न गया है। हाँ, तो 1884 में गुब्बी कंपनी जो शैली से काम कर रहे थे, उससे धीरे धीरे लोग तितर बितर होने लगे, लोग छोड़ने लगे। इसमें शिखर पे पहुंचा था उस टाइम में कुछ समय के लिए, उसमें तमिलनाडु के TKS भाइयों का जिक्र आता है। TKS भाई का जो ग्रुप था वो नाटककार के साथ साथ प्रस्तुति की जो पद्धति थी उन्हें बहुत अच्छे ढंग से आता था और उनमें बार बार वो इनोवेटिव कुछ काम किया करते थे। 1884 के बाद महाराष्ट्र, बंगाल और दक्षिण का जो मद्रास रीजन है, इस सभी में दर्जनों कंपनियां तो थी ही, लेकिन कला की मार्मिकता दिन प्रतिदिन घटने लगी और कह सकते हैं कि व्यावसायिक रंगमंच अपने चरम की ओर ना जाकर अपने निकृष्ट प्रभावता को पाने लगा। मराठी व्यावसायिक रंगमंच की अगर कहानी की चर्चा करें, हम अलग अलग बातों पे करें, वैसे ही जैसे दशावतार एक ऐसा फॉर्म है महाराष्ट्र का, जैसा कि कर्नाटक का एक यक्षगान फॉर्म है, ठीक महाराष्ट्र का एक मजबूत फॉर्म है जिसमें सांस्कृतिक मंच को जीवन पे लाया जाता है। कहा जाता है 1843 के आसपास, 1843 के बाद मराठी थिएटर का जो नाटक हुआ सीता स्वयंवर, विष्णुदास भावे, उन्होंने एक नई सीख, एक नई शिक्षा, एक नई ऊर्जा, एक नवीन नज़रिया पेश किया और वही नज़रिया पेश किया जो मराठी थिएटर के लिए एक कहते हैं पथ प्रदर्शित करने का ज़रिया हो गया। और उसी नाटक के सहारे 1861 में कहा जाता है थोरले माधवराव पेशवे नाम का एक प्ले सामने आता है। ये पहला नाटक है जो पूरा गद्य है, जी हाँ, ये पहला नाटक है जो पूरा गद्य है और उस टाइम में समकालीन में रुचि लेके ऑथर ने लिखा है उस कहानी। इसके अलावा अगर हम बात करें गोविंद वल्लभ देवल की बात करें, एक ऑथर थे मराठी के, तो जिनका झुंझार राव शीर्षक नाम से शेक्सपियर का प्ले एडप्टेशन हुआ, अनुवाद किया गया, जो कि शेक्सपियर का ऑथेलो प्ले था, उसका एडप्टेशन था, आर्यो किया गया था ये प्ले। इससे एक संस्था का एक मापदंड तय तो होता ही है और उसके व्यक्तिगत पहचान बढ़ती है अच्छे प्ले करने से हमेशा। ये बात तो सदैव रहा है, कल भी रहा है और आज भी, और फिर कल भी रहेगा कि जब आप कोई एक अच्छा प्रस्तुति करते हैं तो एक प्रोडक्शन के साथ साथ डायरेक्टर उस प्रोडक्शन में, उस परफॉर्मेंस में सम्मिलित होने वाले हर एक लोगों का उतना ही श्रेय होता है जितना किसी एक एक्टर का, जितना किसी एक ऑथर का होता है। तो उसमें भी एक नाम आता है बलवंत पांडुरंग किर्लोस्कर, जिसे बाबा साहब किर्लोस्कर के नाम से, हाँ, या किर्लोस्कर जी के नाम से हम जानते हैं, या अन्ना साहब किर्लोस्कर के भी नाम से कई बार हम जानते हैं। उन्होंने मंच में रुचि लिया, उन्होंने परफॉर्मेंस में
इंटरेस्ट दिखाया और कर्नाटक का जो संगीतमय थिएटर था, उस संगीतमय थिएटर से हट आधे दर्जन से ज़्यादा नाटक को उन्होंने अपने स्टाइल में किर्लोस्कर नाटक मंडली से के द्वारा परफॉर्मेंस किया। इसमें से पहला प्रस्तुति जो था वो कालिदास के द्वारा लिखा गया नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम का मराठी रूपांतरण था। इसमें स्वयं किर्लोस्कर साहब ने भी थे, रूपांतरण करने में स्वयं भी थे इसमें से। इसके अलावा शकुंतला का जो परफॉर्मेंस हुआ वो 31 अक्टूबर 1880 में हुआ था। इसके बाद अन्ना साहब किर्लोस्कर ने अपनी जो भी प्रस्तुति दी, उस प्रस्तुति में दशावतार की छाप छोड़ी। ऐसे उसके पद्धति को फॉलो किया। जैसे जसमा ओढ़न नाटक जब देखते हैं हम तो भवई फॉर्म में, जैसे हैवदन, तोहलक, यायाति, अग्नि और बरखा, नागमंडल, ये सभी परफॉर्मेंस में जैसे यक्षगान की कुछ अवशेष मिलते हैं उसमें देखने को, ठीक उसी तरह इसमें भी किर्लोस्कर साहब के प्ले में भी दशावतार पद्धति को पूरी तरह तो नहीं छोड़ा, कुछ ना कुछ उनके चीज़ों को, एलिमेंट्स को उन्होंने ऐड किया अपने नाटक में। कहा जाता तोरामरी शेषगिरी राव नाम का एक कन्नड़ अनुवादक जो हुआ, वो भी एक नई टेक्निक प्रयोग किया अपने कर्नाटक में कन्नड़ गीतों का अनुवाद करके। और किर्लोस्कर साहब ने ऐसे ही देख के समझ के फिर शकुंतला का अनुवाद किया था अपने गद्य और संगीत म्यूजिकल फॉर्म में। इसके अलावा हम अगर बात करें तो सुभद्रा, मृच्छकटकम, विक्रमोर्वशीयम, शाप संभवम, रामराज वियोग जैसे अनेक नाटक को संगीत शैली में प्रस्तुति दी किर्लोस्कर साहब ने। आरंभ से ही ये बात है कि मराठी रंगमंच में मेधावी गायक, मेधावी कलाकार, मेधावी लेखक, मेधावी महानुभाव, मेधावी क्रिटिक, मेधावी अभिनेता, मेधावी इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले, हर एक विधा में मेधावी लोगों की कमी नहीं थी। उसमें भी मराठी में भी, मराठा साम्राज्य में भी नारायण राव राजहंस का नाम आता है, जिन्हें बाल गंधर्व के नाम से सब लोग जानते हैं। और उनके ख्याति से कौन नहीं वाकिफ़ है, हम और आप सब जानते हैं कि बाल गंधर्व जी मराठी थिएटर में एक ऐसे शख्स, एक अपने चरित्रों के लिए मराठी थिएटर में एक ऐसे दीप्त, उज्ज्वल दीप्त की तरह चमक रहे हैं, चिराग की तरह आज भी चमक रहे हैं, जिन्होंने एक पुरुष होकर भी एक महिलाओं के किरदार को इतना जीवंत बनाया, जो कि भारत ही नहीं, भारत के अलावा विदेशों में भी इनका नाम हुआ था उस इरा में। जिनका पूरा नाम नारायण राव राजहंस था, बाद में इन्हें बाल गंधर्व कहा गया। ये एक असाधारण महापुरुष थे, ये एक मंजे हुए अभिनेता थे। इनमें अभिनेताओं की कला गुण कूट कूट कर भरी हुई थी, चाहे वो इम्प्रोवाइजेशन की हो, चाहे वो इमेजिनेशन की, कंसंट्रेशन की, रिलैक्सेशन की, वॉइस एंड स्पीच की, इंटोनेशन की, हर एक विधा, हर एक नुआंसेस, एक्टिंग के अलग अलग नुआंसेस में महारत हासिल था। इसके अलावा एनसी केलकर, जो कि एक राजनीतिक दल के प्रमुख थे, वो भी गणेश गडकरी, वो भी एक कवि थे। इसके अलावा बीबी वरेरकर, जिन्हें मामा के नाम से मराठी थिएटर में जानते हैं, वो भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया बंगाली थिएटर में, बंगाली थिएटर नहीं, मराठी थिएटर में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो गणपतराव जोशी, गणपतराव बोदास और केशवराव दाते, ये सभी महान कलाकार थे मराठी थिएटर के, जिनकी तुलना भारत के अलावा विदेशों में भी की गई थी, जो कि शेक्सपियर के नाटक हैमलेट, ओथेलो, ट्वेल्थ नाइट, मिडसमर नाइट ड्रीम, कॉमेडी ऑफ एरर्स जैसे अनेक नाटकों में मंचन किया। मृच्छकटिकम के अलावा बहुत से नाटक में मंचन किया और मराठी थिएटर के
कह सकते हैं मराठी थिएटर का जो एक चढ़ाव था, एक कह सकते हैं कि एक उसका उन्नति का एक इरा जो था वो दिन प्रतिदिन बढ़ता रहा। इसके अलावा अगर हम देखें तो कुछ मैथोलॉजिकल प्ले भी लिखा गया था जिसमें महाभारत महाकाव्य से लिया गया था कीचक वध, जो कि विराट पर वीरनलल्ला विराट जो बने थे अर्जुन। उसके अलावा और भी नाटक हैं, उसका चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। तो आज हम यहीं पे क्लास को समाप्त करते हैं, फिर बहुत जल्द मिलेंगे आपके साथ। तो तब तक दीजिए अपने इस दोस्त को इजाज़त। नमस्कार।